हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सोशल ब्रेन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश के इतिहास जो हमारी एमपीपीएससी की पहली यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे। यह हमारा इसका लेक्चर सेकंड है। इसके पहले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी कुछ महत्वपूर्ण जो विद्रोह हैं हमारे एमपीपीएससी सिलेबस में दिए हुए हैं, वो विद्रोह और 1857 में किस किस तरीके से अहमियत है मध्य प्रदेश की क्रांतिकारियों की, या क्या क्या इवेंट हुए, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस देखेंगे मध्य प्रदेश के सेनानी। ये हमारा लेक्चर सेकंड है। अभी तक आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप पहले फर्स्ट देखें, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। तो चलिए पहले बात करते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे जो शहीद हैं, शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह। 1857 के वीर आदिवासी क्रांतिकारी देशभक्तों में मध्य प्रदेश के गौड़ राजवंशों के राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह का नाम देशवासी सदा कृतज्ञता के रूप में स्मरण करते हैं। शंकर शाह, ये एक क्वेश्चन अलग से भी आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। शंकर शाह गढ़ मंडला के प्राचीन गौड़ राजघराने से वंशज थे। तो गौड़ राजघराने से संबंधित थे शंकर शाह, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, गढ़ मंडला से थे और शंकर शाह, उनके पुत्र का नाम क्या था? रघुनाथ शाह। ये तीनों आपसे अलग अलग पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस राजवंश में प्रतापी वीर महारानी दुर्गावती इसी इसी वंश से थी, जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की फौज से संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर अपने और अपने राज्य की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ देसी रियासतों और सैनिकों ने सशस्त्र क्रांति की थी। क्या की थी? सशस्त्र क्रांति की थी। तब उन्होंने इसमें सहयोग किया था। ये जो लेक्चर है बेटा, ये आपके लिए मेंस में भी इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है। प्री के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, मेंस के लिए भी अगर आपसे रघुनाथ शाह के बारे में पूछा जाता है, शंकर शाह के बारे में पूछा जाता है, तो ये डायरेक्ट आप पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, शंकर शाह का राज्य अंग्रेजों ने हड़प लिया था। इसी कारण जनता ने 1857 में उनका आह्वान पर कंपनी सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था। कंपनी सरकार के डिप्टी कमिश्नर ने राजा शंकर शाह को राजद्रोही घोषित कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को 18 सितंबर, कब? 18 सितंबर 1857 को एक तोप के मुंह को सामने बांधकर नींद सुला दिया गया था। तो आप देख रहे हैं कितना क्रूर था, तोप के मुंह के आगे उन्हें मार दिया गया था, ठीक है। अब जो हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम सेकंड बात करते हैं, उनकी बात करते हैं हम चंद्रशेखर आज़ाद साहब की, ठीक है। तो ये आज़ाद साहब के ऊपर अदर परीक्षाओं में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप देखेंगे वो वनडे एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलने को मिलते हैं आपको। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके पास मेंस में भी इससे पूछा जा सकता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद, 23 जुलाई 1906 को उनका जन्म हुआ और 27 फरवरी 1931 को वो शहीद हो गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अत्यंत सम्मानित और लोकप्रिय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा में बदलाव आ गया था। वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में शामिल हो गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नाम पूछा जाता है, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक आर्मी, ये इससे संबंधित हैं चंद्रशेखर आज़ाद साहब। इन्होंने कई क्रांति गतिविधियों, जैसे काकोरी कांड से संबंधित है चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। सांडर्स का जो वध था वो भी उन्होंने अंजाम दिया। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म वर्तमान में आप देखें तो जो झाबुआ जो है अभी आपका अलीराजपुर में आने लगा है, ये भाभरा गांव, ये अलीराजपुर में आता है अभी, ठीक है। उस समय झाबुआ में आता था। झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। तो अभी अलीराजपुर में आता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार ने उन्हें काफ़ी व्यथित किया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो उन्होंने सक्रिय योगदान किया था। यही पर उनका नाम आज़ाद नाम से वो प्रसिद्ध हुए। जब एक स्टोरी भी है, आप लोगों ने सबने सुनी होगी, जब ये कोर्ट में गए तो उन्हें कोर्ट में जब मजिस्ट्रेट इनसे पूछता है आपका नाम क्या है, तो ये बताते हैं मेरा नाम आज़ाद है, ठीक है। इस आंदोलन में भाग लेने पर वे गिरफ्तार हुए और 15 बेतों की सज़ा इन्हें मुकर्रर की गई। 1922 में चोरा चोरी की घटनाओं को आधार बनाकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। भगत सिंह की तरह आज़ाद भी कांग्रेस के मोह से भंग हो गया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 1923 में सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा बनाए गए उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल बनाया गया, जिसको बोलते हैं क्या नाम? हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ, ठीक है। इसमें शामिल हो गए थे वो। तो यहाँ पर एक हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ का नाम है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर हमने देखा था हिंदुस्तान सोशलिस्ट सोशल रिपब्लिक आर्मी, ये भी आपकी चंद्रशेखर आज़ाद से संबंधित है, ठीक है। फिर हम लोग थर्ड जो देखते हैं, मोहम्मद बरकतुल्लाह,
ठीक है ना। तो बरकतुल्लाह भोपाल के मूल निवासी थे। बाल्यावस्था में ही वे शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिए गए थे। वहाँ भारतीय क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए। उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल के सहयोग के रूप में काम किया। ठीक है, तो बरकतुल्लाह आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। वे गदर पार्टी के सहयोगी रहे। बरकतुल्लाह उन स्वाधीन सेनानियों में से एकमात्र स्वाधीन सेनानी थे जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय विदेश में बिताया तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में सहयोग दिया। ठीक है, इसके बाद हम चौथे नंबर पर बात करेंगे बिहारी लाल व्यास साहब की। तो देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए जो अखिल भारतीय संगठन तैयार हुआ उसे क्या नाम दिया गया था? प्रजामंडल। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रजामंडल। ठीक है, तो देशी रियासतों के उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए एक संगठन बनाया गया था, उसका नाम था प्रजामंडल। बिहारी लाल व्यास प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे। उनका जन्म ग्वालियर राज्य के अजमेरा नामक स्थान पर कब हुआ था? 1912 में उनका जन्म हुआ था अजमेरा में। ठीक है, बिहारी लाल व्यास ने प्रजामंडल के माध्यम से रतलाम के राजा के विरोध में 1939 में आंदोलन चलाया था। कब? ये आपका रतलाम के राजा जो थे उनके विरोध में। ठीक है, 4 मार्च 1940 को बिहारी लाल व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया था, पर उन पर सत्ता को उखाड़ने का आरोप लगाया गया था। लंबी अवधि तक दंड देकर बिहारी लाल को जेल में डाल दिया गया था और दुर्व्यवहार और यातनाओं के कारण जेल में बिहारी लाल व्यास जी की उन्होंने व्यास जी का प्राणांत हो गया था। ठीक है ना, प्राणांत। ठीक है, वो वहाँ उनका डेथ हो गया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं यहाँ से बेटा आपको कुछ करना नहीं करना है, वनडे एग्जाम हो, एमपीपीएससी हो, कुछ भी हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये तो आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल गलती से याद नहीं करना है। आपको इनके प्रमुख राजा, कुछ अगर इम्पोर्टेंट डेट आती है, ठीक है, तो राजा, अगर इम्पोर्टेंट डेट है वो, और उन्होंने कोई स्ट्रक्चर बनाया है तो वो। ठीक है, और उनका कोई जो भी बहुत अच्छे जो काम होते हैं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको याद गलती से नहीं करना है, आपको रट लेना है। ठीक है, देयर इज़ नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सीधा याद रखना है वंश, तो उसका कीर्तिवीर उसका राजा था, आपको रट लेना है उस चीज़ को। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है इसका याद करने का, समझने का। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चालू कर रहे हैं राजवंश। तो पहला हमारा जो राजवंश है वो है हयवंश। यदु कबीले के शासक हय ने इसकी स्थापना की थी। तो आपको याद रखना चाहिए, यदु कबीले के शासक ने इसकी स्थापना की थी। इस वंश के राजा महेशमती ने नर्मदा के किनारे महेशमती नगर बनवाया था। तो अब ये यहाँ से देखने को मिलता है, राजा महेशमती नगर। ठीक है, महेश्वर जिसको बोलते हैं। इस वंश के शासक कीर्तिवीर अर्जुन ने अयोध्या और लंकेश के शासकों को हराया था। कीर्तिवीर अर्जुन, ये भी नाम याद रखना है, हय वंश से संबंधित है। कौन सा? कीर्तिवीर अर्जुन। गुर्जरों के प्रभाव के चलते इस वंश का पतन हो गया था। तो किसके प्रभाव से पतन हो गया था? गुर्जरों के प्रभाव से चलते हुए इस वंश का पतन हो गया था। अब सेकंड जो वंश है हमारे पास कौन सा है? शुंग वंश। शुंग वंश मौर्य वंश के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसका जो संस्थापक है वो भी याद रखना है, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी, वेरी इंपॉर्टेंट। शुंग वंश के शासक अग्निमित्र का उल्लेख कालिदास की पुस्तक, कौन सी कालिदास की पुस्तक? मालविका अग्निमित्रम में। तो आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, मालविका अग्निमित्रम किसकी पुस्तक है? कालिदास की। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन दे देगा, बुकों के नाम दे देगा और कालिदास की बुक, तो उसमें पूछा जा सकता है मालविका अग्निमित्रम। तो इससे किसका उल्लेख मिलता है आपको? शुंग वंश का। शुंग वंश के सांची के स्तूप की जो रेलिंग है, आप देखेंगे सांची का जो स्तूप है उसके आसपास एक रेलिंग बनाई गई है जिसको परिक्रमा लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसका निर्माण किसने बनवाया था? शुंग शासकों ने करवाया था। ठीक है, शुंग शासन काल में ही यूनानी शासक एंटिलियाकिड्स ने अपने राजदूत को हेलियोडोरस को भेजा था, जिसको आप नॉर्मली आपकी लोकल लैंग्वेज में खाम बाबा बोलते हैं। ठीक है, तो विदिशा के पास बेसनगर है, वहाँ ये आपको देखने को मिलेगा खाम बाबा। ठीक है, तो ये आपके लिए शुंग वंश के काल में ही देखने को मिलता है हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है, तो इंपॉर्टेंट है हेलियोडोरस का संबंध वैष्णव संप्रदाय से। ये भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। विदिशा में गरुड़ स्तंभ या हेलियोडोरस स्तंभ की स्थापना की गई थी। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध धर्म का जो उन्होंने बहुत सारा नुकसान किया था, इसलिए विनाशक भी कहा जाता है। शुंग शासकों ने ग्रीक शासकों को काली सिंध का जो नदी है उसके तट पर हराया था। काली सिंध, अब ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं काली सिंध नदी कहाँ पर है वर्तमान में, तो ये आपका होमवर्क हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा वंश है उसका हम लोग बात करेंगे गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश में हम लोग देखते हैं, तो मध्य प्रदेश में गुप्त काल में दौरान आर्थिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध था। तो गुप्त
गुप्त काल, ये भी आपसे पूछा जाता है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबसे समृद्ध कहाँ था, आपको वंश दे देगा तो आप बताएंगे गुप्त काल। समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणी विजय के दौरान उज्जैन को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। गुप्त शासकों के दौरान उज्जैन संस्कृति कला केंद्र के रूप में उभरा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन के कवि कालिदास को नवरत्नों में शामिल किया था। गुप्त शासक भानुगुप्त ने सागर में एरन, जो आपको सती सती के जो शिलालेख, आपको जो आप अभिलेख या फिर जो एविडेंस मिलते हैं सती प्रथा के, वो आपको एरन से मिलते हैं, और ये भी किसके समय, गुप्त के समय ही दिखेगा आपको। समुद्रगुप्त के बड़े बेटे रामगुप्त ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। तो रामगुप्त, विदिशा को अपनी राजधानी किसने बनाया था, रामगुप्त ने, ये भी आपको याद होना चाहिए। रामगुप्त का उल्लेख विशांक दत्त की पुस्तक जो देवी चरित चंद्रगुप्तम है उससे मिलता है, ठीक है ना। तो ये देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है, विशांक दत्त, ठीक है, विशांक दत्त। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदिशा के उदयगिरी में गुफाओं का निर्माण कराया। अगर आप कभी विदिशा जाएंगे तो आपको उदयगिरी की गुफाएं देखने को मिलेंगी, और वो सारी गुफाएं लगभग सारी की सारी चंद्रगुप्त द्वितीय के सामने बनी हुई हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सांची में बुद्ध विहार का निर्माण करवाया। दान प्रदान किए जाते थे, ठीक, बुद्ध विहार के निर्माण के लिए दान प्रदान किया, ठीक है, निर्माण नहीं कराया, दान प्रदान किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं गुप्त शासक कुमारगुप्त के शासनकाल में मंदसौर अभिलेख की रचना करवाई गई थी। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इससे सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख कहाँ से मिलता है आपको, ये मिलेगा आपको मंदसौर अभिलेख से, ठीक है। तो ये गुप्त शासक कुमारगुप्त के टाइम पे बना था। तो मंदसौर का अभिलेख किसने बनवाया, कुमारगुप्त ने बनवाया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन इस वंश से पूछे गए हैं। बकाटक वंश, तो इसका जो संस्थापक था बिंदु शक्ति, इससे ही बहुत बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं नहीं कहता कि भविष्य में भी आएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत बार पूछ लिया गया तो हो सकता है ना भी पूछा जाए, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। बकाटक वंश का संस्थापक कौन था, बिंदु शक्ति। इस वंश की राजधानी विदिशा थी, और विदिशा राजधानी थी। बिंदु शक्ति के पुत्र प्रवरसेन ने अपने साम्राज्य का विस्तार नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र पर किया था। समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिण अभियान के दौरान बकाटक वंश पर अधिकार किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बकाटक वंश की राजकुमारी प्रभावती से विवाह किया था, ठीक है। तो इतना आपको बकाटक वंश के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वंश देखेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे कलचुरी वंश की। तो कलचुरी वंश 550 एडी में कृष्णराज ने कलचुरी वंश की स्थापना की थी। किसने, कृष्णराज ने। कलचुरी वंश की शाखाएं थीं कितनी, 4 शाखाएं थीं। पहली हम बात करेंगे तो महेशमती के कलचुरी थे। तो पहली जो शाखा थी कौन सी थी, महेशमती के कलचुरी। फिर आप बात करेंगे सेकंड था त्रिपुरी के कलचुरी, फिर रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी, ठीक है। त्रिपुरी, रतनपुर और रायपुर। इसके बाद एक जो चौथा है वो महेशमती की कलचुरी। तो 4 शाखाएं थीं, आपको ये 4 शाखाएं याद होनी चाहिए। और कृष्णराज, ये भी नाम याद होना चाहिए, जिन्होंने कलचुरी वंश की स्थापना की थी, ठीक है। फिर हम देखेंगे परमार वंश को देखेंगे। तो परमार वंश कब देखने को मिलेगा, 850 एडी में, ठीक है। आपको कलचुरी वंश कब था, 550 एडी में, ठीक है। मालवा के परमारों का उदय हुआ। इस समय परमार वंश की जो स्थापना थी वो उपेंद्र परमार ने की थी। किसने, उपेंद्र परमार ने। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रिपोर्ट किया गया है, आप इसको रट लें, याद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। परमार शासकों ने ताप्ती नदी को अपना दक्षिणी सीमा निर्धारित किया था। परमार शासकों को सबसे प्रतापी राजा था राजा भोज, जिसको अगर आप भोपाल जाएंगे तो आपको बड़े तालाब के पास इनकी प्रतिमा भी देखने को मिलेगी, ठीक है। राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया था। राजा भोज ने रायसेन में भोजपुर, भोपाल में भोजताल और धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। राजा भोज संस्कृत के ज्ञाता थे। राजा भोज को कविराज की उपाधि थी। उन्होंने सरस्वती कंठाभरण, समारगण सूत्र, सिद्धांत और संग्रह युक्ति, शब्दानुशासन, चारु चर्चा जैसे ग्रंथों की रचना की। तो इनके जब मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने कहा भी था लोगों ने कि ना देश से जो है साहित्य की मृत्यु हो गई है, या फिर बहुत बड़ा ज्ञाता चला गया है, ठीक है। कविराज के नाम से जाना जाता है राजा भोज को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत, ये सारी जो बुकें हैं इनकी सरस्वती कंठावरम बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं चंदेल, खजुराहो, ठीक है। तो चंदेल शासकों का नाम सुनते से हमारे दिमाग में क्या आता है, खजुराहो का नाम आता है, ठीक है। चंदेल शासकों की स्थापना किसने की थी, नानुक ने की थी। चंदेल शासकों ने खजुराहो, महुआ के क्षेत्र पर अपना जो उनका राज्य था वो उस क्षेत्र पर था। चंदेल शासकों ने वर्तमान में बुंदेलखंड का स्थापित किया था। चंदेल शासकों को जेजाक भुत्ती कहा जाता था। छतरपुर वाला जो एरिया है, अगर आप देखेंगे मैप में तो यहाँ पर आपको दिखेगा छतरपुर वाला एरिया। अगर आप मैं रफ
हम लोग रफ ड्रॉ करने की कोशिश करें एमपी को, तो इस तरीके से कुछ एमपी दिखेगा। और इस वाला जो एरिया बुंदेलखंड कहा जाता है, यहीं पे छतरपुर आपको देखने को मिलेगा। इसी को जेजाक भुक्ति कहा जाता है। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, छतरपुर को जेजाक भुक्ति कहा जाता है, बुंदेलखंडों का जो चंदेल साम्राज्य को क्या कहा जाता था, जेजाक भुक्ति। चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। यशोवर्मन के पुत्र धंगदेव ने स्वतंत्र चंदेल राज्य की स्थापना की थी। धंगदेव यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाता है। धंग, राजा धंग। धंग ने खजुराहो में पार्श्वनाथ जो जैन से संबंधित है, फिर विश्वासनाथ का मंदिर का निर्माण कराया। धंग ने महमूद गजनबी के विरोध में बनाए गए संघ में भाग लिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं चंदेल शासक विद्याधर ने महमूद गजनबी से साम्राज्य की रक्षा और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। विद्याधर, विद्याधर आप खजुराहो जाएं तो देखें, बड़ा खूबसूरत डिजाइन किया है, बड़ा नक्काशी आपको पत्थरों बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चंदेल शासक परमारदी देव में के दरबार में आपको आलाउदल जैसे योद्धा देखने को मिलेंगे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध कर अपने शासक की जान बचाई थी। आलाउदल बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा फेमस हैं। उनकी जो स्टोरी है आलाखंड, जगनिक जिसने लिखा है आलाखंड का, राइटर कौन है, जगनिक, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, मेंस में भी इसका क्वेश्चन आता है। हम बात करते हैं परमारवी देव ने गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिस कारण चंदेल वंश दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था। तो यहाँ पे परमारवी देव की इन्होंने कुतुबुद्दीन की अधीनता स्वीकार की, और इसके कारण ये पूरा किसमें, दिल्ली सल्तनत में मर्ज हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं बुंदेल वंश 531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने इस वंश की स्थापना की थी। रुद्र प्रताप बुंदेला ने, इनकी राजधानी थी ओरछा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ओरछा, जो अभी निमाड़ी में आता है। और बुंदेल शासक वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बघेल वंश का संस्थापक, जो अभी वर्तमान में रीवा देखेंगे, जहाँ से आपको व्हाइट टाइगर देखने को मिलेगा। रामचंद्र देव बघेल वंश के प्रभावी शासक थे। यहाँ पे रामचंद्र देव बघेल ये प्रभावी शासक थे। मशहूर संगीतज्ञ जो तानसेन थे, वो अपना दरबारी में, किसके दरबार में थे, वो रामचंद्र के दरबार में ही थे। वहीं से ये अकबर के पास भेजे गए थे। मुगल शासक अकबर ने रामचंद्र को पराजित कर लिया गया था। मुगल रीवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था, और तानसेन को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात बघेल वंश जो था वो विंध्य प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुआ। ठीक है, जब हम आज़ाद हुए तो ये फिर मर्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम बघेल वंश के अंतिम शासक का नाम देखते हैं, वो मर्तांड सिंह है, जो रीवा से सांसद भी चुने गए हैं बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे होलकर वंश देखेंगे। होलकर वंश जो कि आपके शिवाजी के अंदर आते थे, उनके 1730 में मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की। 1731 में ये 3 सरदारों में बढ़ गया। पहले थे होलकर, पवार और सिंधिया। सिंधिया कौन, जो आपके ग्वालियर वाले ज्योतिराज सिंधिया, वो वाला वंश। ठीक है, तो 1732 में मालवा में 5 मराठा राज्यों की नींव रखाई गई, जिसमें पहले थे होलकर वंश जो इंदौर से थे, जीवाजी राव देश वंश जो आपके देवास में, छोटी पंथी, आनंद राव ये आपके धार में, फिर सिंधिया वंश जो ग्वालियर में, ज्योतिराज सिंधिया वाला, तुकोजी राव ये आपके देवास की बड़ी पंथी थे। ठीक है, 1767 में अहिल्याबाई होलकर ने बागडोर संभाली, और तुकोजी राव को अपना सेनापति नियुक्त किया गया। तुकोजी राव तृतीय होलकर वंश के अंतिम शासक थे। तुकोजी राव तृतीय ने होलकर राज्य का विलय भारतीय संघ में किया था। तो इस समय जब हम आज़ाद हो रहे थे, भारत जो वर्तमान स्वरूप है वो बन रहा था, तब उस समय लास्ट होलकर शासक थे तुकोजी राव तृतीय, उन्होंने ही इसमें भारतीय संघ में विलय किया था। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सिंधिया वंश इंपॉर्टेंट है, अभी करंट में भी वन इशू में चलता रहता है, क्योंकि हमारे सिंधिया वंश से ज्योतिराज सिंधिया अभी भी आपके राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है, सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी, राणाजी सिंधिया ने की थी। पेशवा के मालवा एक भाग 1931 में 1731 में प्रदान किया गया था। 1765 में महादजी सिंधिया ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। फिर महादजी सिंधिया ने मुगल शासक शाह आलम से मुक्त कराया। फिर हम लोग देखते हैं 1794 में दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया, तो यहाँ से पूछा जाएगा दौलत राव सिंधिया ने क्या किया, ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। कब बनाया, 1794 में। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1857 की क्रांति में ग्वालियर में सिंधिया वंश के शासक जायजी राव सिंधिया ने, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। फिर हम लोग देखते हैं 1948 में जायजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करा दिया था। ठीक है, तो भारतीय संघ में ये बाद में आ जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करेंगे
मध्य प्रदेश की शिल्प कला की, और ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसके लिए हमने नेक्स्ट जो लेक्चर थर्ड है वो बनाएंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप इस वीडियो लेक्चर को 2-3 बार रेगुलर देखें, तब जाके आपको ये सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। जहाँ चीज़ें मैंने कही हैं रट लीजिए, तो रट लीजिए, बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और पूरी जो MPPSC 2020 प्री का जो पूरा सिलेबस है आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके हम जो लेक्चर थर्ड होगा वो हम देखेंगे मध्य प्रदेश की शिल्प कला। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।